आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, सिंपल एक धागा होता है। इस धागे के नीचे वाले एंड के साथ हम लोहे का गोला बांध देते हैं, जबकि धागे के ऊपर वाले एंड को हम किसी स्टैंड के साथ या किसी छत के साथ बांध देते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम डायग्राम बनाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये धागा है। इस धागे के नीचे वाले एंड के साथ हमने लोहे का गोला बांध दिया है, जबकि धागे के ऊपर वाले एंड को हमने किसी छत वगैरह के साथ बांध दिया है। अब हम जब इसको टू एंड फ्रो मूव करवाते हैं तो ये वाइब्रेटरी मोशन है, और जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। अगर कोई जिसम वाइब्रेट करे और फोर्स लगाने से उसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा हो और वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो ऐसी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम देखते ही हैं, जब हम इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन पर लेकर जाते हैं तो यहाँ पे हम इसके वेट के कंपोनेंट बनाते हैं। आप लोगों ने एक चीज को जहन में रखना है कि वेट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। ये mg जो है वेट है, क्योंकि हम लोगों ने 9th क्लास में जब हम लोगों ने एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, वहां पे हमने वेट का फॉर्मूला पढ़ा था W = mg। वो mg वेट की डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होती है। अब हम लोगों ने इस वेट के कंपोनेंट्स बनाने हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़ा था। फोर्स के दो कंपोनेंट थे। अब सिमिलरली ये वेट के हम दो कंपोनेंट बनाते हैं। अब ये mg वेट है, इसके दो कंपोनेंट mg cos थीटा। हम लोगों ने वहां पे जो एंगल के साथ बनाया था कंपोनेंट, उसका नाम mg cos थीटा था, जबकि एंगल के जो सामने वाला कंपोनेंट था उसका नाम हमने mg sin थीटा रखा था। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। अब हमने इस वेट की जगह पे दो कंपोनेंट बना दिए। अब हम सिर्फ दो कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे, इस वेट को डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये जो वेट है ये टेंशन के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेंशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, जबकि ये mg cos थीटा की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। इनकी वैल्यू दोनों की इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल वैल्यू होने की वजह से आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा बच जाता है। अब हम ये सिर्फ और सिर्फ mg sin थीटा को डिस्कस करेंगे, इन दोनों को डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास तीन पोजीशन है। ये जो सेंटर वाली पोजीशन, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मीन पोजीशन O। ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन A। इसको हम नाम दे देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन B। अब ये ऑब्जेक्ट को जब हम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेकर जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं रुकता। यहाँ पे क्यों नहीं रुकता? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। वही 5 पैराग्राफ हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट पैराग्राफ अबाउट रिस्टोरिंग फोर्स आपने एक्सप्लेन करना है, रिस्टोरिंग फोर्स एंड इनर्शिया। अब यहाँ पे देखें, जब हम ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। और वो रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? ये आप लोगों ने याद रखना है, mg sin थीटा, mg sin थीटा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं रुकता, वो यहाँ पे आ जाता है मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन पर ऑब्जेक्ट नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता? ड्यू टू इनर्शिया। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ से आगे चला जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सट्रीम पोजीशन पर ऑब्जेक्ट नहीं रुकता ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। और वो रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? यही mg sin थीटा। और ये ऑब्जेक्ट इस तरह से टू एंड फ्रो मूव करता है। यानी फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे अबाउट रिस्टोरिंग फोर्स एंड इनर्शिया। अब हम सेकंड पैराग्राफ की बात करते हैं। सेकंड पैराग्राफ में आपने इसकी स्पीड के बारे में लिखना है। अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे या यहाँ पे जाके रुकता है। सेंटर वाली पोजीशन पर उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट रुकेगा तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। यहाँ से फिर वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रुकेगा, यहाँ पे उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी और यहाँ पे आके रुक जाएगा। यहाँ पे स्पीड उसकी क्या होगी? 0। यानी सेकंड पैराग्राफ आप स्पीड का लिखेंगे। थर्ड पैराग्राफ की तरफ आते हैं। थर्ड पैराग्राफ में अबाउट एक्सेलरेशन आप लिखेंगे। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में आप लिखेंगे कि चूंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। डिस्प्लेसमेंट हमें कैसे पता चला डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है? क्योंकि मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है।
इसी तरह मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम। यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। फोर्थ पैराग्राफ में आप लिखेंगे अबाउट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। आप यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट जैसे टू एंड फ्रो मूव करता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर रुकता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर रुकता है, लेकिन मीन पोजीशन पर उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी स्पीड जीरो है तो हम कहेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो, जबकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी आके रुक गया था, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। लास्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे उसके टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब यहाँ पे ये टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। यानी ऑब्जेक्ट को अब यहाँ से पकड़ कर छोड़ें, ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, ये एक चक्कर है। एक चक्कर में जितना टाइम लिया जाएगा उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। उसका फॉर्मूला ये है T = 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें